हिमालय की वो ऊंची चोटियां जहां हवा इतनी पतली है कि हर सांस एक कोशिश लगती है और खामोशी इतनी गहरी कि आप अपने दिल की धड़कन तक सुन सकते हैं। इन्हीं पथरीली ढलानों और बर्फीली दरारों के बीच कहते हैं एक साया घूमता है, एक ऐसा जीव जिसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है। उसे देखना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसकी मौजूदगी वो हर जगह महसूस होती है। आज हम इसी मायावी शिकारी की दुनिया में उतर रहे हैं, जो हमें हिम तेंदुए के जीवन की गहराइयों में ले जाएगी। और हमारा मकसद सिर्फ एक जानवर के बारे में जानना नहीं है, हम ये समझना चाहते हैं कि ये जीव हिमालय के कठोर वातावरण में सिर्फ जिंदा नहीं रहता, बल्कि वहाँ राज करता है। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना खास बनाती है। ये सिर्फ एक शिकारी नहीं है, ये उस ऊंचाई पर जीवन का एक बैरोमीटर है। अगर हिम तेंदुआ स्वस्थ है तो इसका मतलब है कि पूरा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में है। अच्छा। हाँ, और उसका लगभग अदृश्य हो जाना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए तो इसे कैमरे में कैद करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया का शहंशाह है। बिल्कुल, इंसानी नजरों से हमेशा ओझल। ठीक है, तो चलिए इस रहस्यमय जीव की बनावट से ही शुरू करते हैं। इसके शरीर पर लगभग 5 इंच मोटी फर की परत होती है। 5 इंच? हाँ, 5 इंच। ये तो किसी भी बेहतरीन विंटर जैकेट से ज्यादा मोटी है, जो उसे -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड से बचाती है। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। वाकई। बिल्कुल, और ये इंजीनियरिंग बहुत सोची समझी है। मतलब इस फर के दोहरे उद्देश्य हैं। दोहरे? हाँ, पहला तो जाहिर है इंसुलेशन, ये शरीर की गर्मी को अंदर ही लॉक कर देता है। लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है छिपना। अच्छा, कैमोफ्लेज। एग्जैक्टली। इसके फर पर बने वो जो काले छल्ले होते हैं, जिन्हें रोसेट्स कहते हैं, वो कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है। वो उसे पथरीली ढलानों के रंग और पैटर्न के साथ इस तरह मिला देते हैं कि जब ये स्थिर होता है तो 10 फीट की दूरी से भी उसे देख पाना नामुमकिन हो जाता है। मतलब सचमुच एक भूत की तरह गायब हो जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका पूरा शरीर ही एक सर्वाइवल किट है, हर हिस्सा किसी खास मकसद के लिए बना है। मैंने इसकी पूंछ के बारे में पढ़ा, जो अविश्वसनीय रूप से इसके शरीर जितनी ही लंबी हो सकती है। हाँ, मुझे लगता था कि ये सिर्फ संतुलन के लिए है, लेकिन इसके और भी काम है ना? हाँ, संतुलन तो सबसे जरूरी काम है, खासकर उन खड़ी ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर जहाँ एक भी गलत कदम मौत का कारण बन सकता है। जब ये तेजी से शिकार का पीछा करता है तो ये लंबी भारी पूंछ एक पतवार की तरह काम करती है, जो उसके शरीर को स्थिर रखती है। ओके। लेकिन जो बात लोग नहीं जानते वो ये है कि ये एक बिल्ट इन स्कार्फ की तरह भी काम करती है। स्कार्फ? हाँ, सोते समय ये अक्सर अपनी पूंछ को एक मफलर की तरह अपने चेहरे और नाक पर लपेट लेता है, ताकि बर्फीली हवा से खुद को बचा सके। बिल्कुल। ये तो कमाल है। मतलब प्रकृति ने हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखा है, यहाँ तक कि उसके पंजों का भी। इसके पंजे बहुत चौड़े होते हैं और नीचे से भी फर से ढके होते हैं। अच्छा। ये डिजाइन उसके वजन को एक बड़े क्षेत्र में फैला देता है, ठीक वैसे ही जैसे स्नोशू काम करते हैं। तो वो गहरी बर्फ में धंसता नहीं है? नहीं धंसता, और इससे शिकार का पीछा करते समय उसकी कीमती ऊर्जा बचती है। हाँ, ऊर्जा बचाना तो जरूरी है, पर मैं ये सोच रही थी कि उस पतली हवा में सांस कैसे लेता होगा। हम बात कर रहे हैं 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई की। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती वही है। उस ऊंचाई पर तो अच्छे अच्छे पर्वत आरोहियों का दम फूलने लगता है। ये जीव वहां शिकार कैसे करता है? सूखी हवा को फेफड़ों तक पहुंचने से पहले गर्म और नम कर देती है। ये पूरा सिस्टम उसे पतली हवा में से भी ज्यादा ऑक्सीजन खींचने में मदद करता है। इसी वजह से वो उन ऊंचाइयों पर भी इतनी तेजी से दौड़ पाता है। बिल्कुल, जहां इंसानों का चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। एक नर तेंदुआ एक तीखी चट्टान के पीछे पूरी तरह स्थिर, लगभग पत्थर का हिस्सा बनकर दुबका हुआ है। उसकी नीली स्लेटी आंखें नीचे शांति से चल रहे भरल यानी ब्लू शीप के झुंड पर टिकी हैं। घंटों तक इंतजार कर सकता है। हाँ, बिना हिले डुले, सिर्फ सही मौके का इंतजार। और फिर जब वो मौका आता है, वो छलांग लगाता है। हिम तेंदुआ एक अकेला शिकारी है, वो झुंड में शिकार नहीं करता। सही है। ऊंचे पहाड़ों के खुले इलाकों में छिपने की जगह बहुत कम होती है, इसलिए वो घात लगाकर हमला करने की रणनीति अपनाता है। वो अपने शिकार के जितना करीब हो सके चुपके से पहुंचता है और फिर अचानक एक विस्फोटक गति से हमला करता है। और वो लंबी छलांग उसे बीच की दूरी खत्म करने में मदद करती है। पलक झपकते ही
उसका संतुलन और पत्थरों पर पकड़ उसे दुनिया का सबसे फुर्तीला पर्वतारोही बनाती है। दुनिया में अब केवल 4000 से 6500 हिम तेंदुए ही बचे हैं। ये संख्या बहुत ही चिंताजनक रूप से कम है। और जो बात इसे और भी जटिल बनाती है वो ये है कि इन पर खतरे एक साथ कई दिशाओं से आ रहे हैं। ये किसी एक दुश्मन से नहीं लड़ रहा है। हाँ, 3 मुख्य खतरों का जिक्र है। पहला है जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ की रेखा ऊपर खिसक रही है, जिससे इनका ठंडा ऊंचाई वाला घर सिकुड़ रहा है। और यही सिकुड़ता हुआ घर उन्हें इंसानों के और करीब लाता है। जहां से दूसरा और सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है, मानव वन्यजीव संघर्ष। बिल्कुल। जब भरल जैसे जंगली शिकार कम हो जाते हैं तो भूखे तेंदुए भोजन की तलाश में नीचे आते हैं और चरवाहों की बकरियों या भेड़ों पर हमला कर देते हैं। और जाहिर है एक गरीब चरवाहे के लिए, जिसकी पूरी आजीविका उसके पशुओं पर निर्भर है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा। ऐसे में बदले की भावना से तेंदुए को मार देना एक दुखद लेकिन समझ में आने वाली प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र है। तेंदुआ अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा है और इंसान अपनी आजीविका बचाने की। हाँ, और इस संघर्ष के ऊपर है तीसरा खतरा, अवैध शिकार। इनकी खूबसूरत खाल और हड्डियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज भी बहुत मांग है। तो ये तीनों खतरे मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें ये प्रजाति फंसती जा रही है। लेकिन उम्मीद है। हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह है कि हर कहानी में उम्मीद की एक किरण होती है। भारत, नेपाल और मंगोलिया जैसे कई देशों में अब संरक्षण के बड़े और गंभीर प्रयास हो रहे हैं। हाँ, और इनमें से कुछ तरीके बहुत ही सांगतात्मक हैं, क्योंकि संरक्षणवादियों ने ये महसूस किया कि आप सिर्फ जानवरों को बचाकर इस समस्या को हल नहीं कर सकते। आपको समुदायों को भी साथ लेना होगा। बिल्कुल, जो इन जानवरों के साथ रहते हैं। सालों तक हमें इस भूत के बारे में बहुत कम जानकारी थी। हम नहीं जानते थे कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं या उनकी संख्या कितनी है। लेकिन अब कैमरा ट्रैप की मदद से हम उनके व्यवहार, उनके क्षेत्र और उनकी आबादी का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, हम अलग अलग तेंदुओं की पहचान भी कर सकते हैं? हाँ, उनके नाम रख सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भी एक जुड़ाव पैदा होता है। और सैटेलाइट कॉलर? वो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि वो कितनी दूर तक यात्रा करते हैं, किन रास्तों का उपयोग करते हैं। ये सारी जानकारी उनके संरक्षण के लिए प्रभावी योजनाएं बनाने में अमूल्य है। और ये जानना गर्व की बात है कि इन सभी प्रयासों का एक शानदार नतीजा भारत में देखने को मिलता है। लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क को हिम तेंदुओं के लिए दुनिया की राजधानी कहा गया है। बिल्कुल, हेमिस नेशनल पार्क इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब सरकार, संरक्षणवादी और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय समुदाय मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। मतलब वहाँ के लोगों ने इको टूरिज्म को अपनाया है। हाँ, जहाँ वे पर्यटकों को हिम तेंदुआ दिखाते हैं, जिससे उनकी आय भी होती है और तेंदुए की रक्षा भी होती है। उन्होंने साबित कर दिया है कि इंसान और हिम तेंदुआ एक साथ रह सकते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा से जो एक बात बार बार उभर कर सामने आई है वो ये है कि हिम तेंदुआ सिर्फ एक खूबसूरत मायावी शिकारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊंचे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का रक्षक है। ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। और ये शब्द बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन पर इसका प्रभाव बहुत गहरा और दूरगामी है। हिम तेंदुआ खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, टॉप प्रेडेटर। हाँ, वो भरल और आइबेक्स जैसे शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित रखता है। अब सोचिए, अगर हिम तेंदुआ खत्म हो जाता है तो इन शाकाहारी जानवरों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएगी। बिल्कुल, वे पहाड़ों की नाजुक और बहुत धीरे धीरे उगने वाली वनस्पति को चरकर खत्म कर देंगे, जिसका नतीजा होगा मिट्टी का कटाव। और जब पहाड़ों की मिट्टी बहने लगेगी तो इसका सीधा असर उन नदियों और जल स्रोतों पर पड़ेगा जो हिमालय से निकलती हैं और एशिया के करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। हाँ, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन सभी बड़ी नदियों का स्वास्थ्य हिमालय के स्वास्थ्य से जुड़ा है। और हिमालय का स्वास्थ्य हिम तेंदुए के अस्तित्व से जुड़ा है। बिल्कुल, इस भूत के कंधों पर पूरे इकोसिस्टम का भार है। अगली बार जब आप बर्फीली चोटियों को देखें तो याद रखिएगा कि वहाँ कोई है जो आपको देख रहा है, भले ही आप उसे ना देख पाएं। वो है पहाड़ों का असली रक्षक। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। ये सोचना कितना अद्भुत है कि एक जीव जो इतना एकाकी और अदृश्य रहता है, वो असल में लाखों लोगों के जीवन और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने परिवेश में, हमारे शहरों और जंगलों में ऐसे कौन से अदृश्य संबंध मौजूद हैं जिनका महत्व हम शायद तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक वे टूट न जाएं।